आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत बड़ी खुशखबरी बताने वाला हूँ। ये खुशखबरी है, यूक्रेन में बहाल होगी शांति। सऊदी अरब ने बुलाई है बड़ी मीटिंग, भारत को भी बुलाया है। भारत भी इस मीटिंग में शामिल होने वाला है, क्योंकि भारत युद्ध के प्रथम दिन से ही यूक्रेन की सपोर्ट में है और रसिया के भी सपोर्ट में है। भारत कभी नहीं चाहता कि किसी भी दो देशों के बीच में युद्ध हो। युद्ध से बर्बादी ही होती है, शांति से तरक्की होती है। देखते हैं इस वीडियो में क्या है। आपके लिए काफ़ी जानकारी लेने वाला है। ये इस वीडियो से काफ़ी जानकारी आपको मिलने वाली है। यूक्रेन में बहाल होगी शांति, सऊदी अरब ने बुलाई मीटिंग, भारत को भी बुलाया है। इस टाइटल को डिस्कस करते हैं। यूक्रेन में शांति बहाली पर बातचीत ने एक जोर पकड़ने की कवायद शुरू कर दी है। सऊदी अरब ने एक बड़ी मीटिंग बुलाई है, भारत को भी इनविटेशन दिया गया है। 30 देशों के प्रतिनिधियों ने इस मीटिंग में शिरकत करने की उम्मीद है। हो सकता है 30 देशों के प्रतिनिधिमंडल इस मीटिंग में जाएं और शिरकत करें। आपको बताएं, यूक्रेन में शांति बहाली के लिए सऊदी अरब भी आगे आ गया है। उसने भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हुए अगले महीने इस मसले पर एक बड़ी मीटिंग रखी है। और आप जानते हैं कि सऊदी अरब मीटिंग बहुत कराता है। भारत को भी इस शांति बहाली पर बातचीत के लिए निमंत्रण दिया गया है। 30 देशों की इस मीटिंग में शामिल होने की उम्मीद है। 5 से 6 अगस्त को बैठक शेड्यूल्ड है। संबंधित देशों के राजदूत शिरकत करेंगे। रूस को बैठक से दूर रखा गया है। खास तौर पर पश्चिम समर्थक देशों को निमंत्रण दिया गया है। मतलब यूक्रेन को सपोर्ट किया जा रहा है। इंडोनेशिया, मिस्र, मैक्सिको, चिले, जर्मनी, जाम्बिया समेत दर्जनों देशों के राजदूत बैठक में पहुंचेंगे। माना ये जा रहा है कि यूक्रेन में शांति बहाली के लिए सऊदी अरब की ये बैठक मददगार साबित हो सकती है। रूस भी यूक्रेन के साथ शांति बहाल करने के पक्ष में है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं जिसे यूक्रेन मानने से इनकार करता है। यूक्रेन के बड़े हिस्से पर रूस का कब्जा हो चुका है और पुतिन एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि अगर उन क्षेत्रों पर कब्जे को मान्यता मिलती है तो वे शांति बहाली के लिए तैयार हैं। मतलब रूस ने जो कब्जा किया है वो रूस कभी वापस नहीं करेगा, क्योंकि रूस का भी काफ़ी सारा नुकसान हो चुका है। और यूक्रेन ने इतनी बड़ी हिम्मत की कि व्लादिमीर पुतिन से टक्कर लेने की कोशिश की, तो इसलिए उसे थोड़ा बहुत तो खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। अमेरिका, ब्रिटेन ई मीटिंग में शामिल होंगे। ई मीटिंग क्या है? ये आपका कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी हो सकती है। अब बड़ा सवाल ये है कि इस बैठक में कितने देश शामिल होंगे। एक बार शांति पर एक बैठक पहले कोपेनहेगन में आयोजित की गई थी। इस बैठक में कई देशों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका, पोलैंड, यूरोपियन यूनियन ने मीटिंग अटेंड करने की पुष्टि भी की थी। शांति पर बैठक ऐसे समय में हो रही है जब यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को पर 2 ड्रोन स्ट्राइक किए हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इससे तिलमिलाए हुए, बौखलाए हुए और काफ़ी ज़्यादा खौफ ज़दा हैं, गुस्सा भी हैं। और यहाँ तक उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि अगर यूक्रेन नहीं माना तो उसके ऊपर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐलान कर चुके हैं पुतिन कि वह नाटो के साथ जंग करने को तैयार हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शांति के पक्ष में हैं, लेकिन यूक्रेन अड़ा हुआ है। रूस अफ्रीका समिट में भी यूक्रेन ने शांति बहाली पर बातचीत की थी। राष्ट्रपति पुतिन ने खुद भी कहा कि वह इसके पक्ष में हैं, लेकिन यूक्रेन आक्रामक हो रहा है। अगर यूक्रेन अपनी आक्रामकता दिखाएगा तो हम भी एक्शन लेंगे। हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठेंगे, और बैठना भी नहीं चाहिए किसी भी देश को। दरअसल अफ्रीकी नेताओं ने पुतिन को एक पीस प्लान सौंपी है।
इसमें खास तौर पर रूस के हित की बात की गई है। यूक्रेन के हित को नज़रअंदाज किया गया है। देखते हैं ये प्लान क्या होगा और कहाँ तक ये बातचीत। आपके लिए मैंने चंद्रयान से संबंधित काफ़ी सारे वीडियो बनाए, लेकिन आज मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने वाला हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी सारी जानकारी मिलेगी। चाँद के बारे में क्या आपको मालूम है? कुछ फैक्ट्स, उन फैक्ट्स को मैं आपको बताने वाला हूँ। चंद्रमा पर तापमान 123 डिग्री सेल्सियस से -233 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड हुआ है। दिन के समय तापमान औसतन 107 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि रात में ये गिरकर -153 तक हो जाता है। और आपको बताएं, चांद पर बहुत ज़्यादा धूल है। चंद्रमा पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स ने बताया कि चांद पर मौजूद धूल दुर्गंध बारूद की तरह है। मतलब जिस तरीके से जब कहीं विस्फोट हो जाता है, बॉम्ब फट जाता है, उसके बाद जो आपकी स्मेल आती है ना, दम घुटने वाली, वैसी स्मेल आती है। भारत के चंद्रयान फर्स्ट ने मिशन ने काफ़ी कामयाबी के साथ चंद्रमा के पोल पर पानी की खोज की थी। नासा ने भी चांद की मिट्टी में पानी मौजूद होने की जानकारी दी थी। पृथ्वी पर से आपको हमेशा चांद का एक ही हिस्सा नज़र आता है। जैसे बहुत दूर कोई बॉल को लटका दे तो एक हिस्सा ही तो नज़र आएगा। यही वजह है कि आप चांद की तस्वीर जब भी देखेंगे आपको एक बड़ा क्रेटर ज़रूर नज़र आएगा। ये क्या है मामला? पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी हर साल बढ़ती रहती है। चंद्रमा पृथ्वी से हर साल 3.8 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है। इस तरह चांद को पूरी तरह से दूर होने में करोड़ों साल लग सकते हैं। टॉप 8 स्पेस एजेंसीज इन द वर्ल्ड। नंबर 1, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, CNSA. CNSA is the National Space Agency of China. It is very important and very famous. It was established in 1993 and is responsible for all civilian space activities in China. European Space Agency, ESA. European Space Agency is an intergovernmental organization of 22 member states. It was established in 1975 and is responsible for coordinating European space activities. Indian Space Research Organization, ISRO. ISRO is National Space Agency of India. It was established in 1969 and is responsible for all civilian space activities in India. Fourth, Japan Aerospace Exploration Agency, JAXA. JAXA is National Space Agency of Japan. It was established in 2003 and is responsible for all civilian space activities in Japan. Fifth, National Aeronautical and Space Administration, NASA. NASA is the National Space Agency of the United States. It was established in 1958 and is responsible for all civilian space activities in the United States of America. Sixth, Russian Federal Space Agency, ROSCOSMOS. Roscosmos is the National Space Agency of Russia. It was established in 1992 and is responsible for all civilian and military space activities in Russia. Seventh, Space Exploration Technologies Corporation, SpaceX. SpaceX is the private space exploration company founded by Elon Musk in 2002. SpaceX is the responsible for developing and launching reusable rockets and spacecrafts. 8. United Launch Alliance, ULA. ULA is a joint venture of Boeing and Lockheed Martin that provided launch service for commercial and governmental customers. जय हिंद, जय भारत। मोदी सरकार की एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो किसी भी देश से कुछ खरीदते हैं तो उसके साथ वो टेक्नोलॉजी की डिमांड पहले करते हैं।
टेक्नोलॉजी पहले चाहिए तब वो चीज़ चाहिए। मतलब ये हुआ कि जिस तरीके से भारत ने रूस से S-400 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल के जो आपके ट्रक्स खरीदे हैं, जो मिसाइल्स खरीदे हैं, सेम वैसे ही मिसाइल भारत में बनने वाले हैं। भारत बना रहा है स्वदेशी S-400 मिसाइल सिस्टम। जाने रूस से कितना अलग है वो S-400 सिस्टम। आपको बताएं कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए लंबी दूरी तक मार करने वाला स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है। यह 3 स्तरीय सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम होगा। इसे फिलहाल LRSAM नाम दिया गया है, जो दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम होगी। आपको बताएं स्वदेशी S-400 मिसाइल सिस्टम कितना कारगर साबित होगा। भारत लंबी दूरी तक मार करने वाला स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम विकसित कर रहा है और इसी के चलते भारत का यह एयर डिफेंस सिस्टम S-400 मिसाइल सिस्टम की तरह काम करेगा। इसकी रेंज S-400 के जैसे ही 400 किलोमीटर तक होगी। यह दुश्मन की लड़ाकू विमानों, बैलिस्टिक मिसाइलों और अटैक ड्रोन को मार गिराने में सक्षम होगा। एडवांस स्टेज में है स्वदेशी S-400 वाला प्रस्ताव। रक्षा सूत्रों से पता चला है कि भारत का LRSAM लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम 3 लेयर वाला होगा। इस मिसाइल सिस्टम को विकसित करने का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय में एडवांस स्टेज में है। इसे जल्दी ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है। स्वदेशी S-400 सिस्टम पर कितने पैसे होंगे खर्च, क्या आपको जानकारी है? भारत की लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को बनाने वाली परियोजना पर $2.5 अरब खर्च होने की संभावना है। आपको बताएं कि दुश्मन के विमान और मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम होगा भारतीय S-400। इस मिसाइल सिस्टम को हवा में ही दुश्मन के किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को मार गिराने में डिजाइन किया जाएगा। आपको बताएं कि ये एक ऐसी जानकारी है जो काफ़ी उत्साह से भर देगी। 3 लेयर वाला होगा स्वदेशी S-400 सिस्टम। भारत के स्वदेशी मिसाइल प्रणाली में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की 3 लेयर होंगी, जो इसे विभिन्न दूरी पर लक्ष्य को भेजने की अनुमति देंगी। आपको बताएं कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो भारत के लिए काफ़ी अहम है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इजराइल के साथ मीडियम रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है भारत। लंबी दूरी तक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली को बनाने का काम तब हो रहा है जब भारत ने मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली MRSAM विकसित करने के लिए इजराइल के साथ काम किया है, जो 70 से अधिक किलोमीटर तक हवाई लक्ष्य पर हमला कर सकती है। रूस S-400 के बराबर होगा भारत का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम। सूत्रों ने बताया है कि भारतीय डिफेंस सिस्टम बहुत सक्षम होगा और कारगर साबित होगा। निश्चित रूप से रूस से पहले ही हासिल की गई S-400 डिफेंस सिस्टम के बराबर ताकत वाली होगी भारतीय S-400 सिस्टम। चीन और पाकिस्तान की सीमा पर तैनात किया जाएगा। इस भारतीय S-400 सिस्टम को लंबी दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम को चीन और पाकिस्तान की सीमा पर तैयार करने की योजना बन चुकी है। 2007 से रूसी सेना में शामिल है S-400 मिसाइल सिस्टम। रूस के S-400 मिसाइल सिस्टम को अल्माज सेंट्रल डिज़ाइन ब्यूरो ने विकसित किया है। यह सिस्टम 2007 मतलब 2007 से रूसी सेना में सेवा दे रहा है। यह सिस्टम काफ़ी चर्चित है। S-400 में 4 तरह की मिसाइलें होती हैं। S-400 मिसाइलों में 4 तरह की मिसाइलें इस तरीके की हैं, जैसे 40, 100, 200 और 400 किलोमीटर तक रेंज करने वाली मिसाइलें। जय हिंद, जय भारत।